सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। Thank you everyone and welcome to the session 51 Law of One यानी एक का कानून या कह लीजिए एक का ज्ञान या एक का तरीका, इन शॉर्ट वननेस या एकत्व भाव। आज हम सत्र 51 की बात करेंगे जो कि 13 मई 1981 को रिकॉर्ड किया गया। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी जानकारियां हम जान भी सकते हैं, मान सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। ये हमारी फ्री विल पर निर्भर है जो अनंत रचयिता द्वारा हमें दी गई है। तो जैसे कि रा कहते हैं, हम रा हैं, हम आपका स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद शुरू करते हैं। तो डॉन पहला सवाल करते हैं कि हमने इस सत्र से द लॉ ऑफ वन की तीसरी किताब शुरू की है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसमें से कुछ सवालों को मैं अभी के लिए काफी महत्वपूर्ण मान रहा हूं, पर कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कम महत्वपूर्ण लग रहे हैं, परंतु इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे ये पूछना ही होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगी कि एक्चुअली मेरी लॉ ऑफ वन किताब जो है ये 5 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। तो इस पहले 5 वॉल्यूम्स थे, फिर बाद में पहले 3 वॉल्यूम्स को मिलाकर एक किताब बनाई गई और चौथे और 5वें वॉल्यूम को मिलाकर दूसरी किताब बनाई गई। तो ये जो सेशन है, ये जो तीसरा वॉल्यूम इसका था, इसकी शुरुआत है और ये अभी हमारे जो 2 वॉल्यूम्स में किताब बनी है उसके पहले वॉल्यूम का आखिरी हिस्सा है। तो यहाँ पर डॉन आगे कहते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो हमारे मित्र लियो स्प्रिंकल की ओर से है। लियो स्प्रिंकल रा से पूछना चाहते हैं हार्वेस्टिंग यानी कटाई के बारे में। कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर वो स्पष्टीकरण चाहते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि कटाई यानी हार्वेस्टिंग के ऊपर कौन निगरानी रखता है, और यदि ऐसा है तो यह निगरानी क्यों जरूरी है और यह कैसे काम करता है। क्योंकि एक इकाई की कटाई की क्षमता बैंगनी किरण द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी हमारे जो क्राउन चक्र है इस पर बैलेंस है या नहीं, यानी हमारा क्राउन चक्र संतुलित है या नहीं, हमारा हार्ट चक्र ओपन है या नहीं, और हमारे हार्ट चक्र के ऊपर के सारे सभी चक्र संतुलित हैं या नहीं, इस पर हमारी हार्वेस्टिंग डिपेंड करती है। आगे आप पूछते हैं कि क्या इकाइयों के लिए कटाई की निगरानी करना आवश्यक है या यह अपने आप होता है। क्या आप कृपया इसका उत्तर दे सकते हैं। तो
तो जिस तरह से यहाँ पूछा गया है कि सुपरविजन, यानी कौन सुपरवाइज करता है हमारी हार्वेस्टिंग को, कौन डिसाइड करता है कि हम हमारी कटाई के बाद, हमारी हार्वेस्टिंग के बाद हम कौन से डायमेंशन जाएंगे, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन या सिक्स डायमेंशन, और किस तरह से यह क्राइटेरिया काम करेगा। तो आइए रा का जवाब सुनते हैं। रा कहते हैं कि कटाई के समय हमेशा कटाई कराने वाले होते हैं, फल जैसा होगा वैसा ही बनेगा, लेकिन इस पर कुछ निगरानी जरूरी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका फल जैसा है वैसा ही होना चाहिए, बिना किसी खरोच या दाग धब्बों के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी समझ के लिए, कि जब हम फोर्थ डायमेंशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो यह अश्योर किया जाता है कि हम पर कोई भी खरोच या दाग धब्बे नहीं है, यानी हम वो फल हैं जो हार्वेस्ट किया जाएगा, तो हमें किसी भी कमी को हमारे अंदर नहीं रहने देना है, कोई भी खरोच या दाग धब्बे हम पर नहीं होने चाहिए। आगे रा कहते हैं कि ये जो खटाई है इस पर नजर रखने वाले तीन स्तर हैं। अब हमारे वो सुपरवाइजर्स या हमारे सीनियर्स के बारे में बात हो रही है जो हम पर नजर रखते हैं। पहला स्तर आपके ग्रह का है, यानी हमारे पृथ्वी तल से ही काम करता है और जिसे देवदूत कहा जा सकता है। इस प्रकार की निगरानी करने वालों में एक इकाई का टोटल सेल्फ या एक इकाई का हायर सेल्फ और उन इनर प्लेन्स की इकाइयों को शामिल किया गया है जो इस इकाई की ओर आंतरिक खोज के माध्यम से आकर्षित हुए हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल सेल्फ के बारे में बताया गया है। अब हमें इस बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि टोटल सेल्फ जो है वो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके सेंटर में लोकेटेड होते हैं और ये वहां से हमें सुपरवाइज करते हैं। दूसरा हायर सेल्फ के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम में से कई लोग जानते हैं, और पास के मुताबिक ये सूरज के अंदर होते हैं। तो इनका लोकेशन जो है वो सोलर एनर्जी से कनेक्टेड होता है और ये हायर कॉन्शियसनेस बीइंग्स हैं जो हमें स्पिरिचुअली गाइड करते हैं। दूसरा एक और यूनिट के बारे में बताया गया है कि जो अर्थ के कोर में काम करते हैं, इन्हें इनर प्लेन्स की यूनिट्स या इनर प्लेन्स की इकाई कहा गया है यहाँ पर। ये भी हमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ गाइड करते हैं। ये सभी हमसे कनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अंतर्मुख होना शुरू करते हैं, तो हम उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं कि वो हमें गाइड करें। आगे रहा दूसरी श्रेणी के हमारे जो गाइड्स हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग जो इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं वे महासंघ के हैं, जिनका कर्तव्य होता है कि वो रोशनी और प्रेम की सीढ़ियों के किनारे छोटी जगहों पर खड़े रहते हैं, ताकि जिन इकाइयों की कटाई होनी चाहिए, चाहे वे कितने भी भ्रमित हों या अपने हायर सेल्फ के साथ संपर्क बनाने में असमर्थ हों, या फिर रोशनी की ताकत के अलावा किसी भी अन्य कारण से लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, ये महासंघ की इकाइयां उन लोगों को संभालते हैं जो लड़खड़ाते हैं और उन्हें सही करते हैं ताकि वह रोशनी में आगे बढ़ते रहें। तो हमें इस तरह से महासंघ के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से गाइडेंस मिलता है जब हम रोशनी की इन सीढ़ियां आगे चढ़ते जाते हैं। तो महासंघ के ये सदस्य हमें ट्रैक पर बनाए रखते हैं। आगे रहा हमें उस तीसरी श्रेणी के बारे में बताते हैं। इस प्रक्रिया को देखने वाला तीसरा समूह वह समूह है जिसे आप ग्रह रक्षक कहते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स, या फिर हम इन्हें हमारे प्लैनेट गार्डियंस भी कह सकते हैं, जिनके बारे में हमने पहले के सेशंस में पढ़ा है कि वो 24 टोटल हैं। यह समूह हमारे ऊपर के अष्टक से है, तो ये 8th डेंसिटी से बिलोंग करते हैं और इस तरह से ये रोशनी लाने वालों के रूप में कार्य करते हैं। ये ग्रह रक्षक काफी सटीकता से काम करते हैं, काफी प्रेसिजन से काम करते हैं और इसी प्रेसिजन से वह रोशनी और प्रेम
भेजते हैं हमारे लिए, और इसे विशेष रूप से बहुत बारीकी से पहचान कर जहां जरूरत हो वहां फैलाते हैं। यानी इस रोशनी और प्रेम की जिस अंतर्मुखी व्यक्ति को जरूरत है, जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है, उस तक उसी मात्रा में रोशनी और प्रेम को भेजा जाता है, ताकि यह निश्चित हो सके कि ये हर इकाई तक पहुंच रहा है, और हर इकाई इस रोशनी और प्रेम के वाइब्रेशन का पता पूरे प्रेसिजन से निश्चित किया जाता है। सो इस प्रकार ये 3 स्तर पर हमें गाइडेंस मिलता है। आगे रा कहते हैं कि इस प्रकार वो इकाई कटाई लायक अपने आप होते हैं जिनके वायलेट किरण में संतुलन हो जाता है। जैसे हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस हो जाता है, हम कटाई के लायक हो जाते हैं, और वो लोग उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। यानी हमारे जो गाइड्स हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, वो उसी तरह हमें रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि उन्हें कटाई योग्य होने के लिए अपने ऊपर काम करना होता है, और ये कटाई के दौरान बदलता नहीं है। वह वायलेट रे की शुरुआत या सोर्स हैं। हालांकि ये मदद करने वाले आसपास ये सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि कटाई सही ढंग से हो, ताकि प्रत्येक इकाई को अपनी वायलेट रे व्यक्तित्व, सेल्फहुड को व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये जो अभी यहाँ पे डिस्क्राइब हुए, ताकि हम जान पाए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, और किस तरह से हमारी वायलेट रेव यानी हमारे क्राउन चक्र को हमें बैलेंस करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। आगे डॉन इन सभी आंसर से बहुत ही संतुष्ट होकर धन्यवाद करते हैं रा का, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह अगला प्रश्न मुझे कम महत्वपूर्ण लगता है, हालांकि यह मुझसे एक व्यक्ति द्वारा पूछा गया है जिसके साथ मैं बातचीत की थी, और वो इस घटना के यूएफओ वाले भाग में बहुत गहराई से रुचि रखता है। यदि आप इसे बहुत ही छोटा या महत्वहीन मानते हैं तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछा गया है कि फोर्थ डेंसिटी के यान के लिए यहाँ अंदर पहुंचना, यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचना कैसे संभव है। तो एक बहुत ही अलग प्रश्न है ये, और ये डॉन के एक मित्र द्वारा पूछा गया है कि दूसरी डेंसिटीज के लोग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में यान की मदद से कैसे पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक सवाल था कि इतने दूर के ग्रहों से यहां तक का सफर यान से कैसे किया जाता है। इसके अलावा डॉन ये भी जानना चाहते हैं कि यान की आवश्यकता ही क्यों होती है। यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी रा इसका जवाब देते हैं। रा कहते हैं, आपने कई प्रश्न पूछे हैं, हम बारी बारी से इसका जवाब देंगे। सबसे पहले हम सहमत हैं कि यह सवाल महत्वहीन है। दूसरा, वे जो दूर के हिस्सों से आते हैं उन्हें यान की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, इस सवाल को अपने आप समझने के लिए समझदारी की आवश्यकता है, और वो समझ आपके पास नहीं है। हम यह बताने का प्रयास करेंगे जितना हम बता सकते हैं। आगे राह कहते हैं, सबसे पहले कुछ तीसरी घनत्वता यानी थर्ड डायमेंशन या थर्ड डेंसिटी, जिसे इवन हम पृथ्वीवासी भी बिलोंग करते हैं। तो ये तीसरी घनत्वता की जो इकाइयां हैं जिन्होंने सीखा है कि तारों की व्यवस्था के बीच यात्रा करने के लिए यान का उपयोग कैसे किया जाता है, जबकि वो भी कुछ सीमाओं का अनुभव करते हैं, जैसा कि आप अभी समझ रहे हैं। हमारे कुछ स्पेस मिशन सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं हो पाते, कई तरह की नई टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से थर्ड डेंसिटी वाली जो इकाइयां हैं वो कुछ लिमिटेशंस का अनुभव जरूर करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी इकाइयां हैं जिन्होंने हाइड्रोजन का उपयोग करना सीख लिया है। तो हाइड्रोजन का उपयोग करने से यहाँ पर आई थिंक मेरा मतलब होगा न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना, चेन रिएक्शंस का इस्तेमाल करना, जिससे जिसे कई इकाइयां इस्तेमाल करती हैं जो हायर डायमेंशंस की हैं।
यात्रा करने के लिए इन इकाइयों को अब भी बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह का अंतर बहुत ही ज्यादा रहता है, तो ऑफ कोर्स टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो यहाँ रा कहते हैं कि जैसे कि आप समय को नापते हैं, ये इकाइयां उड़ान की अवधि से निपटने के लिए, क्योंकि लंबा समय लगता है, तो इस अवधि से निपटने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को धीमा करने के लिए हाइपोथर्मिया का उपयोग करने में सक्षम है। हाइपोथर्मिया यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को लोअर लेवल पे लाना, कम लाना। इससे रिलेटेड जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, खैर ये तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। तो हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल कुछ हायर बींग्स करते हैं, और जो इनका इस्तेमाल करते हैं वो सीरियंस हैं, यानी सीरियस ग्रह पर जो सिविलाइजेशन है वो इस हाइपोथर्मिया की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जो लंबा ट्रैवल है उस टाइम पर अपनी बॉडी और अपने माइंड को कंट्रोल कर सके। सीरियंस डेफिनेटली हमसे हायर बींग्स हैं, हमने दीप्ति मैम के लेक्चर्स में सुना है इनके बारे में। इसके अलावा रा और दो प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो अन्य प्रकार हैं। पहला प्रकार एक वह प्रकार है जो आपकी अपनी आकाशगंगा में चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता से आते हैं। वो एक प्रकार की ऊर्जा प्रणाली तक पहुंच रखते हैं जो प्रकाश की गति का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह करते हैं, और इस प्रकार वह बिना कोई स्पष्ट समय गुजारे एक क्षण में जहां चाहे वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पाक के लेक्चर में मैंने सुना कि ये जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हायर डायमेंशन बीइंग्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि हमारे चार दिशाएं हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्ट, तो इसके बीच में ये काम करता है। और जैसे गुलेल पे हम कोई पत्थर लगाते हैं और उससे पीछे खींचते हैं तो वो उतना ही फोर्सफुली आगे जाता है, उस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम करता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके जो हमारी हायर डेंसिटीज हैं, हायर सिविलाइजेशंस हैं, जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डेंसिटी से बिलोंग करती हैं, ये इनका इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड्स में जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो ये पहला प्रकार है जिसके बारे में रा ने हमें बताया है। दूसरा प्रकार का अनुभव उन आकाश गंगाओं की चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता का है, और कुछ आपकी अपनी आकाशगंगा के भीतर से भी होते हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व के जरूरी अनुशासन को सीखा है, जिसमें ब्रह्मांड को एक जीव के रूप में देखा जा सकता है। यानी पूरा ब्रह्मांड एक है, वननेस का ही एक हिस्सा है ये, कि पूरा ब्रह्मांड एक जीव है। इसलिए केवल विचार के आधार पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ने में सक्षम है। जब वह चाहते हैं तो भौतिक रूप से यान बनकर, यानी अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करके, अपने शरीर को यान में बदलकर अपनी रोशनी के शरीर को यान से ढांक लेते हैं। दे आर वेरी हायर डायमेंशन बीइंग्स आई गेस, जो कि अपने भौतिक शरीर को यान के रूप में चेंज करके रोशनी के शरीर से इस यान को ढांक सकते हैं, और जहां चाहे वहां बिना ज्यादा समय गवाए पहुंच सकते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कुछ हमारी आकाश गंगाओं से भी हैं, बट हायर डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स डेंसिटी से। आगे डॉन पूछते हैं कि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यह दूसरा प्रकार वह प्रकार है जिसे हम ओरियन समूह की लैंडिंग के साथ अनुभव करते हैं। क्या यह सही है? रा कहते हैं ओरियन समूह पहले और दूसरे समूहों का मिश्रण है, यानी कि वो पहले दो तरीके के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं जो हमने अभी बताया है। आगे डॉन पूछते हैं इस सफर के लिए वाहन क्यों आवश्यक है? जब आप रा के रूप में पहले मिस्र गए थे तो आपने घंटी के आकार का यान, यानी फ्लाइंग सॉकर, जिसे हमने पहले भी जान चुके हैं इस बारे में, फ्लाइंग सॉकर का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये आपने सिर्फ सोच से किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अपने शरीर रूप से दिखाई देने के बजाय वाहन का उपयोग क्यों किया? उन्होंने अपने शरीर, फिजिकल बॉडी को नहीं दिखाया, जबकि
फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके वाहन बनाकर उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। तो ऐसा क्यों किया गया, इस बारे में डॉन जानना चाहते हैं। तब रा जवाब देते हैं कि वाहन या यान वह विचार रूप है जिस पर हमारा ध्यान प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि ये यान ध्यान द्वारा हमारे सोच से बने थे, जिसका इस्तेमाल हमने प्रेरणा के रूप में किया था। इस तरह के कार्य के लिए हमने ध्यान के रूप में अपने शरीरों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं किया था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा, पर पासर ने इसे थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि रा जो है उन्होंने अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने विचार या ध्यान का इस्तेमाल करके अपने विचारों से एक ध्यान, एक यान बनाया अपनी ध्यान की मदद से। और चूंकि पूरी दुनिया मैटर से बनी है, सो वी हैव द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड उसका एक हिस्सा बन सकते हैं, या फिर हम उसमें अपने अपनी जो लाइट है या अपना जो सोर्स है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इस अवस्था में हम अपने भौतिक शरीर को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम उस ट्रांसफॉर्म्ड यान के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और इतनी कैपेसिटी रा की है कि वो किसी भी क्षण में इस यान के साथ गायब हो जाते हैं और किसी भी क्षण अपने विचारों की मदद से कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। तो इस तरह से रा ने इस सवाल का जवाब दिया कि वो इस तरह के पृथ्वी से रिलेटेड मिशंस के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, बल्कि अपने विचारों की मदद से, ध्यान की ऊर्जा से यान तैयार करके उससे इस्तेमाल करते हैं। अब तो इस तरह से हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब हम आप उस अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। आदने दोस्तों, आदने बास। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.